फ्रेंड्स, आज मैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंतर्गत कंडक्ट हुए एएमई मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो पेपर कंडक्ट हुए हैं उसके सलूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंतर्गत मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए कंडक्ट कराए गए थे, जो कि था एएमई यानी असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं 70% कोटे के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट कराए गए थे। और बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह हाल ही में 2 सितंबर 2022 को यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसके लिए कैंडिडेट को 2 घंटे का समय दिया गया था। जिसमें अगर प्रश्न की बात करें तो 110 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स भी 100 रखे गए थे। आगे देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। पहले प्रश्न की बात करें तो इन एलएचबी कोच, एलएचबी स्टैंड्स फॉर मीन्स एलएचबी का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एलएचबी का फुल फॉर्म यहाँ होता है लिंक हॉफमैन बुश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। साथ ही साथ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस एलएचबी कोच के अंतर्गत फिएट बोगी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पर कोच 2 की संख्या में 2 ट्रॉली होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें लेंथ ओवर बॉडी की तो एलएचबी कोच की लेंथ ओवर बॉडी 23,540 mm होता है, जबकि लेंथ ओवर कपलर की बात करें तो यह 24,000 mm होता है। ये सारे इस पर भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर बात करें इसकी विड्थ की एलएचबी कोच की तो एलएचबी कोच की विड्थ 3240 यानी 3240 mm होता है, जबकि इस कोच के अंतर्गत CTRV बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा भी बात करें तो इसमें EAR H टाइप जो हमारा CBC होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और हमारा डिस्क ब्रेक सिस्टम जो होता है इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये सारे LHB से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट ऑफ ब्रॉड गेज कोच फ्रॉम रेल लेवल इज मीन्स यहाँ पर पूछा गया है कि रेल स्तर से ब्रॉड गेज कोच की न्यूनतम अनुमेय बफर ऊंचाई कितनी होती है। मीन्स CBC की ऊंचाई पूछा गया सीधी। तो यहाँ पर मिनिमम परमिसिबल पूछा गया है, तो इसका उत्तर 1030 mm होगा, जो कि लोडेड कंडीशन में मिनिमम अलाउबल होता है। जबकि अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 1105 mm से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ वंदे भारत ट्रेन सेट मैन्युफैक्चर बाय आईसीएफ। मिस यहाँ पर पूछा गया है कि आईसीएफ द्वारा निर्मित वंदे भारत ट्रेनों की अधिकतम परिचालन गति क्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 200 km/h। यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ईच ऑफ वंदे भारत ट्रेन सेट्स मैन्युफैक्चर बाय आईसीएफ हैज हाउ मेनी कोचेज। मिस यहाँ पर पूछा गया है कि आईसीएफ द्वारा निर्मित प्रत्येक वंदे भारत जो ट्रेन की एक होती है रेक, उसमें कितने कोच का अलाउबल होते हैं। तो अभी तक यहाँ पर 16 कोचों का प्रयोग किया जाता है पर रेक वंदे भारत में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उसके अलावा अगर बात करें इसकी कुछ जानकारी की तो इसमें टोटल 16 कोचों में 14 इसका चेयर कार होते हैं यानी सीसी, जबकि 2 या इसमें इकोनॉमी क्लास के जो हमारा चेयर कार होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें कि चेयर कार में पर चेयर कार में 78 पैसेंजर्स की संख्या रहते हैं, जबकि इकोनॉमी चेयर कार में 52 की संख्या में पैसेंजर अलाउबल रहते हैं। वहीं टोटल सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो वंदे भारत में टोटल सीटिंग कैपेसिटी 1128 की संख्या में होते हैं, इसका आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कौन से पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है वंदे भारत ट्रेन सेट मैन्युफैक्चर बाय आईसीएफ वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन बीच सेक्शन। मीन्स आईसीएफ द्वारा निर्मित पहली वंदे भारत ट्रेन को किस सेक्शन में चलाया गया था।
तो यह चलाया गया था न्यू दिल्ली बनारस सेक्शन में, वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा, जो कि चलाया गया था 15 फरवरी 2019 को। फर्स्ट टाइम यह न्यू दिल्ली और बनारस के बीच चलाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ एलएचबी कोच इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग। मीन्स प्राइमरी स्प्रिंग के फेल होने पर स्थिति में यहाँ पर प्राइमरी स्प्रिंग के फेलियर के केस में पूछा गया है कि अधिकतम अलाउएबल स्पीड कितनी होगी। तो प्राइमरी स्प्रिंग अगर फेलियर होता है एलएचबी कोच को, उस कंडीशन में हम 80 kmph से अलाउएबल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगर इसके अलावा अगर बात करें तो अगर ईयर स्प्रिंग वाले जो भी कोच होंगे, अगर ईयर स्प्रिंग अगर फेलियर होता है सेकेंडरी सस्पेंशन के अंतर्गत, तो उस केस में हम 60 kmph से अलाउएबल करेंगे। यहाँ पर पूछा गया था प्राइमरी स्प्रिंग 80 kmph, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द प्रोसेस ऑफ सडन कूलिंग इज कॉल्ड। मीन्स अचानक ठंडा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा क्विंचिंग। मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। मिस निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। तो इसका सही उत्तर होगा TIG, यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऑन इंडियन रेलवे IRSM 41 स्पेसिफिकेशन रिफर्स टू। मीन्स यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय रेलवे में जो IRSM 41 उपयोग किया जाता है उसका विनिर्देशन क्या अर्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉटन स्टील। मिस ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गुड्स पॉइंट विच इज द फॉलोइंग आर करेक्ट। मीन्स अच्छे पेंट के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो यहाँ पर हमारा कोरोजन रेसिस्टेंस होना चाहिए, क्विक ड्राइंग भी होना चाहिए, उसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें और ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, इस काफ़ी लंबे अंतराल तक चले। तो यहाँ पर सारे गुण होने चाहिए, यानी ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा गुड पेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मटेरियल स्पेसिफिकेशन फॉर सीट यूज इन स्टेनलेस स्टील पैसेंजर कोच इज। मिस स्टेनलेस स्टील के यात्री डिब्बों में प्रयुक्त सीटों के लिए सामग्री विनिर्देशित कौन से होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए RDSO CK201 जो होता है वो यात्री डिब्बों में प्रयुक्त सीटों के लिए विनिर्देशित यानी स्पेसिफिकेटेड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो DTBPB रेक्रॉन इज मटेरियल यूज्ड इन। मिस DTB एक सामग्री है जिसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कशंस ऑफ सीट्स एंड बर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बिगेस्ट इनेमी ऑफ वेल्डिंग इज। वेल्डिंग का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा मॉइस्चर, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट शुड बी ब्रेक पाइप प्रेशर इन अ कोच ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्टिंग। मीन्स सिंगल कार टेस्टिंग के दौरान कोच में ब्रेक पाइप प्रेशर कितना होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 5 ± 0.1 kg/cm², जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यू व्हील ऑफ ब्रॉड गेज ICF कोच। यानी ब्रॉड गेज ICF कोच में नई पहिए का व्यास कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा नई पहिए का 915 mm, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कि इसका कंडम कितने पर किए जाते हैं, तो कंडम की अगर बात करें तो यह 825 mm पर किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो LHB एयर कंडीशन कोचेज आर क्लियर्ड फॉर व्हाट मैक्सिमम स्पीड। मीन्स LHB वातानुकूलित डिब्बों को किस अधिकतम गति के लिए साफ़ किया जाता है। तो LHB का मैक्सिमम स्पीड की बात करें 160 kmph होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द व्हील डायमीटर ऑफ न्यू व्हील्स ऑफ EMU कोचेज। मीन्स EMU जो हमारा इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जो हमारा होता है कोचेज, उसमें नए पहिए का व्यास कितना होता है। तो वह 952 यानी 952 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डैशपोर्ट इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ बोगी। मीन्स डैशपोर्ट किस प्रकार की बोगी में मौजूद होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ICF कन्वेंशनल बोगी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द एक्सल लोड ऑफ LHB टाइप AC कोच इज। मीन्स LHB टाइप AC कोच का एक्सल लोड पूछा गया है। तो AC कोच के टाइप में 16.25 टन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे नॉन AC के लिए पूछा जाता है तो वह 13 टन के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज LWLRRM, यानी LWRRM क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा LHB पावर कार होते हैं, जिसे आप लगेज जनरेटर या ब्रेक बान कार भी आप बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच इज। इस LHB कोच की कोडल लाइफ क्या होती है। तो LHB कोच की कोडल लाइफ 35 ईयर्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें ICF कोच की कोडल लाइफ की तो इसका 25 ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज LSLRD। मीन्स LSLRD का क्या होते हैं। तो यह होता है इट इज अ SLRD कोच ऑन LHB प्लेटफॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑन इंडियन रेलवे व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस मीन्स WSP इज प्रोवाइडेड ऑन विच टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक। मीन्स इंडियन रेलवे पर व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस WSP किस प्रकार के रोलिंग स्टॉक पर प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा LHB कोच, यानी LHB कोच में व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस लगाया गया है ताकि वो व्हील को स्किड या स्लाइड होने से बचाया जा सके, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक गेज इज 1676 mm व्हाट इज द व्हील गेज। मीन्स ब्रॉड गेज पर ट्रैक गेज इतना है 1676 mm, जबकि व्हील गेज क्या होगा। तो यहाँ पर ट्रैक गेज जब दे दिया है 1676 mm, व्हील गेज पूछा गया है तो व्हील गेज 1600 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वंदे भारत ट्रेन सेट्स हैव विच ऑफ द फ्लोइंग। मीन्स वंदे भारत ट्रेन में निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि इसमें ब्लेंडर ब्रेक्स होते हैं, 3 फेज प्रोपल्सन सिस्टम होते हैं, सेमी परमानेंट कपलर्स होते हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच रिगार्ड टू RSC विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मीन्स RSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा इट इज इशूड बाय ICF टू जनरल रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन विच टाइप ऑफ बोगी, माने किस प्रकार की बोगी पर ब्रेक डिस्क प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा LHB बोगी, यानी LHB टाइप जो कोच होते हैं उसमें ब्रेक डिस्क का प्रावधान किया गया है, जिसकी अगर बात करें तो इसकी थिकनेस 110 mm होता है, जो कि 96 mm पर आने पर इसको हम कंडेम कर देते हैं।
जबकि कोई डायमीटर की बात करें तो 640 mm की इसकी डायमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है फीबा डिवाइस इज प्रोवाइडेड ऑन एयर स्प्रिंग कोच फॉर व्हाट पर्पस। मिस फीबा डिवाइस किस उद्देश्य के लिए एयर स्प्रिंग कोचों में उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि जो हमारा ऑडियल विजुअल साउंड इंडिकेशन होता है इन केस लॉस ऑफ प्रेशर के केस में, तो वो हमारा ऑडियल साउंड हमको प्रेजेंट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है LHB कोच आर प्रोवाइडेड विथ विच टाइप ऑफ कपलर्स। मीन्स LHB कोच किस प्रकार के कपलर के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा AAR H टाइप CVC कपलर के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें EMU यानी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जो होता है आर प्रोवाइडेड विथ विच टाइप ऑफ कपलर। मिस EMU जो किस प्रकार के कपलर के साथ प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सेकू कपलर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द पर्पस ऑफ पेंटिंग इज, यानी पेंटिंग का क्या उद्देश्य है? तो पेंटिंग का उद्देश्य होता है कि प्रोटेक्ट सरफेस अगेंस्ट कोरोजन एंड एब्रेजन, टू गिव एस्थेटिक लुक, टू प्रोटेक्ट सरफेस फ्रॉम केमिकल्स। मीन्स यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा कि पेंटिंग करने से ये सारे उपयुक्त फायदे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस इन डायमीटर परमिटेड बिटवीन टू व्हील्स ऑन सेम एक्सल ऑफ अ कोच व्हेन बीइंग टर्नड आउट फ्रॉम ICF। मिस ICF में निकाले जाने पर एक कोच एक ही धुरा पर दो पहियों के बीच अनुमत व्यास में अधिकतम अंतर कितना होता है? तो यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि सेम एक्सल पर पूछा गया है, तो सेम एक्सल के केस में यहाँ पर 0.5 mm होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर अगर बात करें सेम बोगी के पूछा जाता तो सेम बोगी 5 mm और सेम कोच के 13 mm होता, जबकि सेम एक्सेल पर 0.5 mm यह कोचिंग के लिए डायमेंशंस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन अ LHB कोच। मीन्स LHB कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं? तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर एक्सल पर हमारा 2 सिलेंडर होते हैं 2 ब्रेक डिस्क को कंट्रोल करने के लिए। तो इस प्रकार टोटल हमारा 4 एक्सल होते हैं और 4 एक्सल में टोटल संख्या इस प्रकार आप 8 निकाल पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यानी टोटल एक कोच में 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें विथ रेस्पेक्ट टू एयर स्प्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। मीन्स एयर स्प्रिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये होता है कि इसमें दे ऑफर कस्टर्ड फ्लोराइड। मीन्स यहाँ पर कस्टर्ड फ्लोराइड हमको बनाए रखते हैं। दूसरा है कि ऑफर लोड अप्रोप्रिएट स्टिफनेस, जो हमारा ऑफर लोड करते हैं उसको अप्रोप्रिएट स्टिफनेस के साथ रखते हैं। थर्ड है कि गुड लेटरल स्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स जो हमारा लेटरल स्प्रिंग के जो हमारा गुण होते हैं वो सारे को अच्छे से बनाए रखते हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव हमारा एयर स्प्रिंग के केस में ये सारे हमसे सुविधा प्राप्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑन इंडियन रेलवे एयर स्प्रिंग आर यूज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रोलिंग स्टॉक। में भारतीय रेल में एयर स्प्रिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किस स्टॉक पर किया जाता है? तो EMU में भी किया जाता है, DMU LHB कोच, यानी ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। DMU का मतलब यहाँ पर होता है डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, EMU मिस होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, LHB का लिंक हॉफमैन बुश होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द एक्सल्स। मिस एक्सल्स के आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा UST टेस्ट, यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, जिसकी मदद से एक्सल के आंतरिक क्रैक्स वगैरह को पता लगाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, इन बायो टॉयलेट्स आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ फेकल मैटर्स अलॉन्ग विद वाटर विच गैस इज रिलीज्ड। मीन्स बायो टॉयलेट्स में पानी के साथ मल के सड़ने के बाद कौन सी गैस निकलती है, तो इसका सही उत्तर होगा मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द कलर ऑफ फीट पाइप कपलिंग हेड इन ट्विन पाइप कोच इज। मीन्स ट्विन पाइप कोच में यहाँ पर फीट पाइप कपलिंग की कलर कोड पूछा गया है, तो फीट पाइप का कलर कोड व्हाइट कलर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें एफपी का, बीपी पाइप का यानी ब्रेक पाइप का, तो वो ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इन वेल्डिंग टर्मेटिंग HAZ स्टैंड्स फॉर, यानी वेल्डिंग शब्दावली में HAZ का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा हीट अफेक्टेड जोन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कपलर्स आर यूज्ड ऑन कोलकाता मेट्रो कोचेज फॉर इंटरमीडिएट कपलिंग ऑफ द कोचेज इन द ट्रेन। मिस निम्नलिखित में से कौन सा कपलर कोलकाता मेट्रो के कोचों को ट्रेन में कोचों के इंटरमीडिएट कपलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मिस यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है कि जो कोलकाता मेट्रो होते हैं उसके जो एक रेक तैयार होता है उसको कपल करने के लिए प्रत्येक कोच के बीच में कौन से कपलर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑन EMU मिस इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट विच ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड। मिस EMU पर किस ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एयर स्प्रिंग इन कोचेज आर प्रोवाइडेड इन। इस कोचों में एयर स्प्रिंग की व्यवस्था की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग की व्यवस्था की जाती है, जिसकी मदद से हम जो उसकी रेल लेवल से हाइट होती है, अगर पैसेंजर की अगर बढ़ने से उसके हाइट में मेंटेन रखने की व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाती है एयर स्प्रिंग की मदद से, जिससे ये सारे फायदे एयर स्प्रिंग के होते हैं। और हमारा जो राइडिंग इंडेक्स होते हैं उसमें भी काफ़ी आरामदायक पैसेंजर को महसूस होते हैं एयर स्प्रिंग के लगने से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सेकेंडरी सस्पेंशन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, के टाइप एंड एल टाइप ब्रेक ब्लॉक्स आर। मिस के प्रकार और एल प्रकार के ब्रेक ब्लॉक है क्या है, तो ये कंपोजिशन ब्रेक ब्लॉक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है कंपोजिशन ब्रेक ब्लॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, ICF इज एक्रेडिटेड विथ NABL सर्टिफिकेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मिस यहाँ पर ICF निम्नलिखित में से किसके लिए NABL प्रमाण पत्र से मान्यता प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर होगा अवती, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मिस NABL की अगर बात करें तो NABL का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्रेडिशंस बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज होते हैं, जो यह प्रमाण पत्र इशू करते हैं कि वो किस किस मान्यता के लिए, यानी किस चीज़ बेसिस पर, तो यहाँ पर ICF में ये आवती बेसिस पर यहाँ पर उसको NABL सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कि ISO 3834 स्टैंडर्ड्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मिस ISO 3834 मानक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा वेल्डिंग से, यानी जो हमारा 3834 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो होते हैं ISO, वो 3834 हमारा वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 1400 HP DEMU कमिंस इंजन हैज हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स, यानी 1400 HP DEMU कमिंस इंजन में कितने सिलेंडर होते हैं, तो इसका टोटल संख्या 6 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन डीआरडीओ डिजाइन बायो टॉयलेट्स ऑन इंडियन रेलवे इनोकुलम्स यूज टू डीकम्पोज फिकल मेटर्स कंसिस्ट ऑफ। इस भारतीय रेलवे में डीआरडीओ डिजाइन बायो टॉयलेट्स में मल पदार्थों को विघटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनोकुलम्स कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर एनारोबिक बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउड टाइम फॉर एन एक्टिविटी इन प्रोडक्शन यूनिट इज। मिस उत्पादन इकाइयों में एक गतिविधि के लिए अनुमत समय कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेज जो होते हैं उसको कंसीडर किया जाता है अलाउड टाइम के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द सेलिंग लिमिट ऑफ इंसेंटिव इन आईसीएफ। इस आईसीएफ में प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 70%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रेन्स ड्राइवर्स इन आईसीएफ कॉम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। इस आईसीएफ में क्रेन चालक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर, जो हमारा EIW इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, उसके अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में सबसे सटीक मापक यंत्र कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा माइक्रोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फॉर्म यूज्ड फॉर नॉन स्टॉक परचेज ऑफ स्टोर इज। मिस स्टोर की गैर स्टॉक खरीद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फॉर्म कौन सा है? तो एस 1302 यानी 1302 जो होता है उसका उपयोग किया जाता है नॉन स्टॉक परचेज के लिए स्टोर से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आउट ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल विच वन इज नॉट एन एलॉय। मीन निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? तो इसका सीधा सीधा आंसर आप कॉपर देंगे, क्योंकि कॉपर एक तत्व होता है, यानी एलिमेंट्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड ऑन व्हील सेट ऑफ LHV कोच। इस LHV कोच में व्हील सेट पर किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग, मिस CTRB, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, इन ICF फिएट बोगी फ्रेम इज मशीन्ड ऑन विच मशीन। मिस ICF बोगी में फिएट बोगी फ्रेम किस मशीन पर बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 एक्सिस मशीन सेंटर पर इसका तैयार किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ICF हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग DETC, दे आर यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। मिस ICF DETC का निर्माण कर रहा है, उनका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो उसका उत्तर सही उत्तर होगा OHE मेंटेनेंस के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगर बात करें कि DETC क्या होता है तो DETC होता है हमारा डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार, यानी डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार होते हैं जिसको यूज किया जाता है OHE मेंटेनेंस के लिए, यानी और ये होता है इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड यूनिट यूज्ड फॉर पीरियोडिक इंस्पेक्शन, पेट्रोलिंग वगैरह वगैरह के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीधे सीधे आप OHE मेंटेनेंस के लिए DETC का प्रयोग किया जाता है, यानी डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एडवांटेज ऑफ एंटी ग्रेफिटी पेंट इज आर। मीन्स एंटी ग्रेफिटी पेंट के फायदे क्या क्या होते हैं? तो इसका फ़ायदा है कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, यानी वाटर रिपेलेंट होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेसिस्टेंट होता है, स्क्रैच रेसिस्टेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर
डी यहाँ सही होगा। ये सारे फायदे एंटी ग्रेफिटी पेंस के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द टर्म पेंटोग्राफ इज एसोसिएटेड विद, इस पेंटोग्राफ शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा EMU और मेमो से, यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो होता है उस दोनों के लिए यह पेंटोग्राफ संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ LHB कोच फिटेड विथ फिएट बोगी ऑन इंडियन रेलवे द स्पीड पोटेंशियल हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली फॉलोइंग ब्रेक सिस्टम इज बीइंग इक्विप्ड ऑन द LHB कोच, यानी भारतीय रेलवे में फिएट बोगी से लैस LHB कोच की शुरुआत के साथ गति क्षमता में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। LHB कोच में निम्नलिखित ब्रेक सिस्टम लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पर डिस्क ब्रेक सिस्टम लगाया जा रहा है LHB कोच में, जिससे हमारा ब्रेकिंग क्षमता भी अच्छी मजबूत हुई है और साथ ही साथ हमारा जो व्हील ट्रेड के घिसने की समस्या वगैरह जो IC वगैरह में होते वो समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हो गया, जिससे हमारा व्हील लाइफ इंक्रीज काफ़ी हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेक्निक द 5S टेक्निक होता है, 5S टेक्निक वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री, यानी 5S तकनीक किस देश में विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें 5S टेक्निक क्या है, तो 5S टेक्निक में टोटल 5 टर्म यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला टर्म होता है शॉर्ट, मीन्स किसी को शॉर्ट करना टर्म। सेकेंड होता है सेट इन ऑर्डर, सेकेंड होता है सेट इन ऑर्डर, यानी किसी भी क्रम को ऑर्डर में सेट करना होता है। तीसरा टर्म होता है साइन, यानी साइन करना होता है। चौथा होता है स्टैंडर्डाइज होता है। और पांचवा होता है कि जो सारे ये टर्म आप उसको बनाए रखना होता है भविष्य के लिए। इस टोटल 5 टर्म होता है जो 5S टेक्निक के अंतर्गत आता है, जिसको विकसित किया गया था जापान कंट्री के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ सर्विस फाइनल विड्रॉल कैन बी डन फ्रॉम PF अकाउंट, यानी जो हमारा प्रोविडेंट फंड होते हैं अकाउंट, उसको कितने वर्ष की सेवा के बाद हम अंतिम निकासी कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 15 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑन रिन्यूअल्स एंड रिप्लेसमेंट्स फाइनेंस्ड फ्रॉम, नवीकरण और प्रतिस्थापन पर व्यय वित्त पोषित होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा DRF, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें DRF की तो डेप्रेसिएशंस रिजर्व फंड होते हैं, उसके द्वारा ही हमारा जो रिन्यूअल्स और रिप्लेसमेंट के एक्सपेंडिचर पर व्यय किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ RRSK, मिस RRSK का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं बात करें तो RRSK इज क्रिएटेड फॉर एजर्ड फंडिंग फॉर क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क ऑन द इंडियन रेलवे, मिस इंडियन रेलवे में जितने भी क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क होते हैं उसको फंडिंग करने के लिए ये RRSK टर्म्स लाया गया है, यानी राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है गजेटेड ऑफिसर इज इंटाइटल्ड फॉर हाउ मेनी प्रिविलेज पास इन अ ईयर, मिस राजपत्रित अधिकारी जो ग्रुप ए और बी के गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उसको एक वर्ष में कितने विशेष अधिकार पास दिए जाते हैं यूज करने के लिए? तो इसकी टोटल संख्या 6 की संख्या में होते हैं जो कि गजेटेड ऑफिसर को दिया जाता है। अगर बात करें नॉन गजेटेड सेक्शंस की तो नॉन गजेटेड सेक्शन में 1 से लेकर 5 ईयर्स के बीच टोटल 1 पास यूज करने के लिए दिया जाता है,
यानी इंटाइटल होते हैं कर्मचारी, जो लोग जो कि 1 से लेकर लेवल 6 और एबव के बीच होते हैं, जो कि नॉन ग्रेजुएटेड सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। वहीं अब बात करें 5 वर्ष से एबव यानी 5 ईयर्स एंड एबव के केस में 3 सेट पास के इंटाइटलमेंट्स हो जाते हैं। वहीं बात करें कि पीटीओ की, तो पीटीओ के केस में नॉन गजेटेड या गजेटेड किसी भी तरह के आप कर्मचारी या अधिकारी हो, टोटल 4 सेट पीटीओ इशू किए जाते हैं पर ईयर, जबकि सिर्फ पास के केस में यह 6 की संख्या में गजेटेड के लिए होता है, नॉन गजेटेड के लिए 1 से 5 साल तक 1 और 5 साल से ऊपर के लिए 3 सेट पास इशू किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी से 6 पास इशू किए जाते हैं गजेटेड ऑफिसर्स के केस में 1 वर्ष के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चाइल्ड केयर लीव, जो कि CCL इज अलाउड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मिस चाइल्ड केयर लीव CCL की अधिकतम अवधि की अनुमति होती है। तो इसकी बात करें कि कितने मैक्सिमम पीरियड तक चाइल्ड केयर लीव यानी CCL ले सकते हैं, तो इसकी टोटल 730 दिन के होते हैं, यानी टोटल 730 दिन तक आप मैक्सिमम ले सकते हैं। यानी इसका सही उत्तर होगा 2 साल तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं, 2 ईयर्स की। इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि फर्स्ट जो आप 365 दिन लेंगे उसके अंतर्गत आपको 100% बेसिक का पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट 365 के लिए आपकी बेसिक का 80% ही पेमेंट यानी आपका वेतन दिए जाएंगे। और इसके अलावा भी कंडीशन होते हैं कि आप 3 स्पेल्स में 1 साल के अंतर्गत 3 बार से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, और पर स्पेल में आपको मिनिमम 15 दिन को लेना अनिवार्य होता है, यानी 15 दिन से आप कम नहीं ले सकते एक स्पेल के अंतर्गत। और बात करिए इसके अलावा कि ये चाइल्ड केयर लीव कब इफेक्ट में आया था, तो यह 1 सितंबर 2008 को यह इफेक्ट में आया था। ये सारे अतिरिक्त जानकारी आपको एग्जाम्स में काफ़ी सारे मदद करेंगे, तो इसको आप जानकारी को याद रखें। और यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया था, तो 2 ईयर्स मैक्सिमम 730 डेज का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी अंडर D&AR रूल, जो हमारा 1968 का होता है, उसमें कौन सा दंड नहीं माना गया है, तो ये सस्पेंशन एक होता है, वह दंड नहीं माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फीमेल एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड फॉर हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव, महिला कर्मचारी कितने दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार होती है, तो यह 180 डेज यानी 6 मंथ के लिए दिए जाते हैं, जो कि जो डेट जो हमारा होता है फॉर जो कन्फाइनमेंट, जो डॉक्टर के सर्टिफिकेट के अनुसार अगर कन्फाइनमेंट हो जाए कि वह गर्भवती है, तो उस केस में यह 180 डेज का मैटरनिटी लीव अलाइबल होते हैं रेलवे की तरफ से। साथ ही साथ यह 2 चिल्ड्रेन अप टू 2 चिल्ड्रेन के लिए यह अलाइबल होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रुप डी टू ग्रुप सी सिलेक्शन, मीन्स ग्रुप डी से ग्रुप सी में चयन के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए, यानी कितने ईयर्स की लगनी चाहिए, तो इसमें मिनिमम 3 ईयर्स का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स इज यूज टू इशू सस्पेंशन ऑर्डर, मीन्स निलंबन आदेश जारी करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन की बात किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए एसेप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा 1 होता है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें एसेप 2 की, तो एसेप 2 के अंतर्गत डीम्ड सस्पेंशन किया जाता है कि कोई आप जो क्राइम वगैरह होते हैं उसको करने से अगर आप रेलवे पुलिस यानी पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले और 48 घंटे से ज़्यादा अगर आप उनके गिरफ्त में रहते हैं हिरासत में, तो उस टाइम से जिस टाइम से आपको हिरासत में लिया गया था उस समय से आपको सस्पेंशन पीरियड माना जाएगा, जिसको भूतकालीन
सस्पेंशन पीरियड भी माना जाता है, जिसे आप डीम्ड सस्पेंशन के नाम से जान सकते हैं, जो कि SF2 के अंतर्गत दिया जाता है। वहीं बात करें SF11 की, तो यह माइनर पेनाल्टी के लिए इशू किया जाता है, जबकि SF5 मेजर पेनाल्टी के लिए इशू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विथ रिगार्ड टू लीव ऑफ हाफ एवरेज पे यानी LHAP बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मिस अर्ध औसत वेतन LHAP की पर छुट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रेडिटेड 20 डेज इन अ कैलेंडर ईयर। मिस साल में 20 दिन का LHAP क्रेडिट किया जाता है एम्प्लॉय के अकाउंट्स में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्लान हेड 41 डील विथ यानी प्लान हेड 41 किससे संबंधित है? तो प्लान हेड 41 MNP से रिलेटेड होता है, यानी मशीनरी एवं प्लांट्स प्रोग्राम से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं बात करें कि प्लान हेड 42 यानी नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में प्लान हेड 42 की बात किया गया है, तो प्लान हेड 42 संबंधित होता है वर्क्स प्रोग्राम से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज प्रोवाइडेड इन अ टेंडर टू इंसुलेट बोथ रेलवे एंड टेंडर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जो हमारा रेलवे और निविदा दोनों की मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए निविदा में क्या प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राइस वेरिएशन क्लॉज, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्लान हेड 21 इज फॉर व्हाट। इस प्लान हेड 21 किसके लिए है? तो यह रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर ऑपरेटिंग ऑन एन आइटम बाय मोर देन 150% ऑफ द एग्रीमेंट क्वांटिटी इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इस कार्य अनुबंध में अनुबंध मात्रा के 150% से अधिक किसी वस्तु के संचालन के लिए स्वीकृत प्राधिकारी कौन होते हैं? तो इसका हो जाएगा GM यानी जनरल मैनेजर होते हैं इसकी स्वीकृत यानी सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी मिनिमम सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर सर्विस कंप्लीशन कम्प्लीमेंट्री पास जो होता है हमारा सर्विस कम्प्लीमेंट्री पास के लिए निम्नलिखित कितनी न्यूनतम सेवा आवश्यक होता है? तो यह होता है 20 ईयर्स, यानी 20 साल की मिनिमम सर्विस होना चाहिए, तभी जाकर आप कम्प्लीमेंट्री पास के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें भी यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होगा। इसके अलावा भी अगर बात करें तो इसमें भी कंडीशन होते हैं कि अगर आप लेवल 1 से लेकर 6 या एबव के कर्मचारी हो तो नॉन गजेटेड केस में तो आपको 2 सेट पास इशू किए जाएंगे 20 साल के बाद अगर रिटायरमेंट आप लेते हैं तो। और अगर गजेटेड सेक्शन में आप हो यानी ग्रुप ए और बी के अधिकारी के केस में आपको 3 सेट पास इशू किए जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट, जब आप 20 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे उसके बाद आप रिटायरमेंट लेंगे। दूसरा कंडीशन होता है कि जिस टाइम आप रिटायरमेंट लिए उस समय आपको किस तरह का पास मिल रहा था, चाहे वो गजेटेड हो या नॉन गजेटेड, उस टाइप के ही पास आपको आफ्टर रिटायरमेंट इशू किए जाते हैं। अगर आप 2 सेट के लिए एलिजिबल हो तो 2 सेट और 3 सेट के एलिजिबल हो तो 3 सेट पास उसी टाइप के पास इशू किए जाते हैं जिस समय आप लास्ट टाइम रिटायरमेंट से पहले एलिजिबल थे। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डेज ऑफ लीव एट एवरेज पे एन LAP कैन बी इनकैश्ड बाई एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मिस सेवानिवृत्ति के समय एक कर्मचारी द्वारा अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी को बुलाया जा सकता है? मिस यहाँ पे पूछा गया है कि जब कर्मचारी रिटायरमेंट होता है उस समय मैक्सिमम कितने LAP का नकदीकरण किया जाता है रेलवे द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा 300 LAP का नकदीकरण मैक्सिमम किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न भी इनकैशमेंट से रिलेटेड पूछा गया कि आप सर्विस के दौरान भी अगर आप लेना चाहें तो उस पर प्रश्न पूछा गया है कि व्हाइल इन सर्विस एन एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड टू इनकैश हाउ मेनी डेज ऑफ लीव ऑन
एवरेज पे होता है LAP इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। इस सेवा में रहते हुए एक कर्मचारी 2 वर्ष की अवधि में LAP कितने दिनों की नकदीकरण करा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि 2 ईयर्स के गैप को रखते हुए मैक्सिमम 6 टाइम्स आप इनकैशमेंट्स सर्विस के दौरान करा सकते हैं LAP का नकदीकरण, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मैक्सिमम 10 डेज का ही LAP एक टाइम में किया जाता है। और टोटल सर्विस में, अगर सर्विस के दौरान बात करें, टोटल आप 60 LAP का इनकैशमेंट करा सकते हैं। और दूसरा है कि आप मैक्सिमम 6 टाइम ही करा पाएंगे। और इसके अलावा अगर कंडीशन की बात करें तो 10 LAP लेने के बाद आपके अकाउंट में मिनिमम 30 LAP होना अनिवार्य होता है इसके कंडीशन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है DRF स्टैंड्स फॉर, मीन्स DRF का मतलब क्या होता है? तो DRF का मतलब होता है डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जिसका प्रयोग किया जाता है एक्सपेंडिचर ऑफ रिन्यूएबल्स एंड रिप्लेसमेंट जो होते हैं उस पर खर्च करने के लिए DRF फंड्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है RTI एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग विच ईयर, मीन्स RTI अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2005 में इसका पारित किया गया था, यानी 12 अक्टूबर 2005 को यह पास किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें RTI की फुल फॉर्म की, तो RTI की फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेजर पेनल्टी चार्जशीट विथ रिगार्ड टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, मीन्स अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में मेजर दंड आरोप पत्र के लिए किस प्रपत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा SF5, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 5 के तहत आपको मेजर पेनल्टी इशू किए जाते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। वहीं अगर बात करें SF11 की, तो यह माइनर पेनल्टी के लिए होता है, SF1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए, जबकि SF8 का प्रयोग किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है उसके लिए SF8 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कम्यूटेशन ऑफ बेसिक पेंशन इज परमिटेड अप टू मैक्सिमम, मीन्स मूल पेंशन के संरक्षण की अधिकतम तक अनुमति होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 40%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्टोर्स एंड सर्विसेज आर ऑर्डर थ्रू GEM, फुल फॉर्म ऑफ GM इज, यानी GEM के माध्यम से स्टोर और सेवाओं का ऑर्डर दिया जाता है। GEM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GEM का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एट ICF हु इज द नोडल ऑफिसर फॉर MNP प्रोग्राम, मीन्स ICF में MNP प्रोग्राम के लिए नोडल अधिकारी कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा PCME, यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, वो MNP प्रोग्राम के लिए नोडल अधिकारी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है UL नंबर यूज्ड इन प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड हैज हाउ मेनी डिजिट्स, इस सामग्री की खरीद में प्रयुक्त UL नंबर में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 14 डिजिट्स के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट आर द आवर्स ऑफ वीकली वर्क्स फॉर द एम्प्लॉय अंडर फैक्ट्री एक्ट, जो हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 आया था, उसमें फैक्ट्री एक्ट के तहत कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक काम के घंटे डिसाइड किए गए थे, जिसमें यह 48 आवर्स डिसाइड हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम इज अप्लीकेबल टू एम्प्लॉय रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर, मीन्स नई पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो निम्नलिखित पर या उसके बाद भर्ती हुए हो। तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 2004 या उसके बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त हुए होंगे उस पर न्यू पेंशन स्कीम अप्लीकेबल होगा।
यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ जूनियर स्केल ऑफिसर फॉर साइनिंग नॉन स्टॉक इंडेंट्स एज अप्रूविंग ऑफिसर। इस अनुमोदन अधिकारी के रूप में नॉन स्टॉक इंडेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए कनिष्ठ पैमाने अधिकारी की अधिकतम शक्ति क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा अप टू 25,000 यानी 25,000 तक मैक्सिमम इसकी अप्रूविंग यानी मैक्सिमम पावर होते हैं इनके पास, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुएटी फॉर रेलवे एम्प्लॉय इज, यानी रेलवे एम्प्लॉय के लिए मैक्सिमम ग्रेजुएटी क्या होती है? तो इसकी टोटल बात करें तो 20 लाख होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ग्रुप सी एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर हाउ मेनी सेट्स ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स रेगुलर सर्विस। मीन्स ग्रुप सी के कर्मचारी जो नियमित सेवा के 20 ईयर्स पूरी करने के बाद अगर सेवानिवृत्ति होते हैं तो कितने सेट के लिए पास के लिए एलिजिबल होंगे? तो नॉन ग्रेजुएटेड के लिए टोटल 2 सेट पास पोस्ट रिटायरमेंट पास जो होता है वो इशू किया जाता है, जबकि ग्रेजुएटेड के केस में यह 3 सेट पास इशू किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, 2 सेट पास। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो करेंटली इन प्रोडक्शन यूनिट ऑन इंडिया रेलवे विच पेंटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर एक्सटीरियर पेंटिंग ऑफ कोच साइड वॉल्स। मीन्स वर्तमान में भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयों में कोच की साइड वॉल्स की बाहरी पेंटिंग के लिए किस पेंटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जो PU पेंटिंग टाइप होते हैं, यानी पोलो यूरेथिन टाइप पेंटिंग, उसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच इज द मटेरियल बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द मेन बॉडी ऑफ द बायो टॉयलेट्स बीइंग फिटेड इन ऑन ICF कोच। मिस ICF कोच में लगाए जाने वाले बायो टॉयलेट्स की मुख्य बॉडी के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टेनलेस स्टील, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन कंपेरिजन टू PU पेंट सिस्टम डी मेरिट्स ऑफ एल्काइड सिस्टम इज और आर, यानी PU पेंट सिस्टम की तुलना में एल्काइड सिस्टम की डिमेरिट क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है कि पुअर ग्लोस रिटेंशन होता है और पुअर कलर रिटेंशन, लोअर ड्यूरेबिलिटी, ये सारे उसकी तुलना में कम होते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ISO 5001 स्टैंड्स रिफर्स फॉर, जो स्टैंडर्ड होते हैं 5001 ISO वो किससे संदर्भित होते हैं? तो वो होता है एनर्जी मैनेजमेंट से, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द फैटिग अलाउंस प्रोवाइडेड ओवर इन CLW पैटर्न ऑफ इंसेंटिव स्कीम। इस प्रोत्साहन योजना के CLW यानी चितंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न में प्रदान किया गया थकान भत्ता जो फैटिग अलाउंस होते हैं वो कितना होता है? तो वो होता है 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन LHP कोच योर डैम्पर इज फिटेड इन, मीन्स LHP कोच में योर डैम्पर लगाया जाता है तो वो लगाया जाता है बिटवीन कोच बॉडी एंड बोगी के बीच लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कि योर डैम्पर जो होता है उसकी टोटल संख्या पर कोच कितने होते हैं? तो पर कोच टोटल 4 की संख्या में होते हैं जो कि कोच और बॉडी के बीच कनेक्ट होते हैं इसके शॉक ऑब्जर्व करने के लिए।
नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ पीपीई, यानी पीपीई का विस्तार रूप क्या है, तो यह होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है विच गैस इज यूज्ड इन टीआईजी बिल्डिंग, मीन्स टीआईजी बिल्डिंग में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आर्गन गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। टीआईजी का मतलब यहाँ होता है टंगस्टन इनर्ट गैस मेल्टिंग होता है, यानी इनर्ट गैस में हमारा आर्गन आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन आईसीएफ वर्किंग व्हाट डज आईडीएन स्टैंड फॉर, मीन्स आईसीएफ में कार्य में आईडीएन का जो उपयोग किया जाता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है इंस्पेक्शन डिमांड नोट, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा, इंस्पेक्शन डिमांड नोट। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर ऑफ बर्थ इन लेटेस्ट इकोनॉमी एसी थियर कोच, जो हमारा LACCNE कोचेज होते हैं उसमें बर्थ की संख्या टोटल कितनी होती है, तो वो 883 इसके टोटल नंबर ऑफ बर्थ होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर आगे सारे प्रश्न टोटल 10 ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज टू बी इन यूज्ड नेम बोर्ड्स एग्जिबिटेड फॉर पब्लिक पर्पस, मीन्स सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रदर्शित प्रयुक्त नाम बोर्डों में उपभाषाओं की क्रम क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले उस क्षेत्र का रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाता है, फिर हिंदी और फिर इंग्लिश के क्रम में लिखे जाते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तमिलनाडु कम्स अंडर विच रीजन, मीन्स राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु स्टेट जो होते हैं वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो वह रीजन सी के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी एंड TOLIC मीटिंग्स आर टू बी हेल्ड इन अ ईयर, मीन्स नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो TOLIC होती है कि बैठ के एक वर्ष में कितनी बार आयोजित किए जाते हैं, तो इसकी बात करें तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में 2 बार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यानी 6 मंथ में 1 बार इसका होता है। अब वर्ष में टोटल 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, मिस संसद की राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो संसद की राजभाषा समिति में टोटल संख्या 30 की संख्या में होते हैं, जिसमें अगर बात करें तो लोकसभा से टोटल 20 सदस्य आते हैं और 10 की संख्या में टोटल राज्यसभा से इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, टोटल संख्या इसका 30 की संख्या में होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो द पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी इज, मिस ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होती है कि बैठकों की आवधिकता क्या होती है, तो यहाँ पर वंस इन अ 3 मंथ, मीन्स 3 महीने में 1 बार कंडक्ट होते हैं, जबकि अगर बात करें वर्ष में तो 1 ईयर में या 4 टाइम इसका होता है, जबकि अगर टाउन के भी नगर राजभाषा समिति की अगर बात करें तो वह वर्ष में 2 बार ही होता है और 6 महीने में 1 बार, जबकि यहाँ पर सीधे सीधे अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की तो वह 3 महीने पर 1 बार और वर्ष में 4 बार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रबोध, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वहीं अगर आपसे फाइनल पूछा जाए कि फाइनल हिंदी कोर्स कौन सा है तो वो हो जाएगा प्रयाग, जबकि एलिमेंट्री प्रबोध ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 उत्तर प्रदेश स्टेट्स फॉल्स अंडर विच रीजन। मीन्स राजभाषा नियम 1976 के अनुसार उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीजन ए के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस मेंशन हिंदी एज अ राजभाषा। में संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 343 के अंतर्गत, यानी 343 अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा को संविधान के अंतर्गत, हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की बात करें तो इन विच ईयर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स वेयर पास्ड। मीन्स राजभाषा नियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर 1976 यानी 1976 में पारित किए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो तो इस दिए गए व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।